पार्ट 3 अभी आपकी एफए की एग्जाम भी पूर्ण हो गई है। आगे का सिलेबस जो है इस तरह। पार्ट 4 सब्र का फल। सब्र का फल यानी जो भी जीवन में आपको हासिल करना तो उसमें हासिल करने के लिए आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ प्राप्त करना है, जैसे कि एग्जाम है तो एग्जाम के दिन हम पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन उनकी तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती है। हम पहले से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे तो आगे जाके जो मुसीबत आएगी उसका सामना हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे के जो हमने पहले लेसन देखे वो है पहली किरण है, पार्ट 2 मिट्टू और पार्ट 3 गलती का पछतावा। के जीवन में अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो गलती का क्या होता है कि परिणाम कुछ भी आता है, लेकिन वो गलती के बारे में फिर हम जो स्वीकार करते इसके बाद हम तय करते कि आगे से हम कोई भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, उससे हमको सीखने के लिए मिलता है। आज हम सीखेंगे पार्ट 4। जिस प्रकार बूंद बूंद करके सागर बनता है उसी प्रकार संयम और धैर्य रखकर कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन इसके लिए हमको अथक परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। हम ऐसा सोचे कि नहीं मुझे एक ही स्टार्टिंग में तुरंत एग्जाम में मैं अच्छी तरह से पास हो जाऊँ और मैं आगे निकल जाऊँ, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो। कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोचा हुआ कार्य करने से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धीरज और ईमानदारी से काम करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कोई भी कार्य करने के लिए कभी भी बेईमानी करनी चाहिए नहीं। जीवन में हमेशा धैर्य यानी कि धीरज रखनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो उनका गुस्से से सामना करेंगे तो वो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। लेकिन धैर्य से सोच समझ कर उसको हमको उसका अमल करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कैसे? अपने विचार लिखिए। जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी कार्य करना होता है तो वो हम जितनी जल्दी से करेंगे, क्या वो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा या इतना जल्दी फटाफट अच्छी तरह से हो जाएगा? नहीं। जो भी कार्य करना होता है उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि वो कार्य हम कैसे करें तो अच्छी तरह से हमारा पूरा हो। इनके लेखक का नाम है श्याम सुंदर अग्रवाल। पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम सुंदर अग्रवाल का जन्म 8 फरवरी 1950 को कोट कपूरा पंजाब में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 8 फरवरी 1950 को कोट कपूरा पंजाब में हुआ था। इन्होंने हिंदी में कई बार कथाओं तथा लघु कथाओं की रचना की। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी कहानी सब्र का फल। उन्होंने हिंदी में कई सारी कहानियां लिखी और इनमें से एक ही कहानी है सब्र का फल। एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। एक गांव था और गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत समझदार थी। वह कैसी थी? बहुत समझदार थी। उसके पास एक बकरी थी। उसके पास क्या था? जो गांव में राधा रहती थी और राधा के पास वो बहुत होशियार थी और इसके पास क्या था? एक बकरी थी। बकरी जितना दूध देती राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती। उस दूध से वह दही जमाती, दही से मक्खन निकालती, मक्खन से घी निकालकर उस घी को राधा एक मटकी में डालती रहती। क्या करती वो? देखो, जो बकरी थी इसके पास उसमें से वो क्या करती थी? दूध देती थी। वो दूध में से थोड़ा सा बचा, बाकी सारा दूध वो दे देती थी, लेकिन थोड़ा सा दूध बचाती थी। दूध में से दही बनाती थी, दही में से मक्खन और मक्खन में से घी बनाते एक मटकी में वो इकट्ठा करती थी। धीरे धीरे जब मटकी घी से भर गई तब राधा ने सोचा अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो काफी पैसे मिल जाएंगे। उसकी सोच क्या थी कि वो घी अभी भर गया है तो अभी मैं नगर में जाके इस घी को बेचूंगी तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से वह घर की जरूरत का कुछ सामान खरीद सकती है। राधा घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। क्या हुआ कि तुरंत उसने विचार किया कि घी में कहाँ जाकर बेचूंगी? नगर में जाके, और नगर में जाके वो बेचती है, वहां जाने के लिए वो निकल जाती है और सोचती है इसमें से जो पैसे आएंगे उसके लिए मैं घर की जो भी सामान लाना पड़ेगा वो मैं लाऊंगी।
वाहन व्यवहार नहीं थे। ज्यादातर लोग किसका उपयोग करते थे? पैदल ही जाने का उपयोग करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी, राधा थक गई थी, इसलिए उसने सोचा थोड़ा आराम कर ले। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मट्टी उसने एक तरफ रख दी। वृक्ष की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। अभी क्या हुआ, वो बहुत थक गई थी, पैदल जा रही थी इसलिए, और तुरंत उसने क्या किया, एक वृक्ष की छाया के नीचे वो थोड़ी देर बैठी और ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ गई और घी की मट्टी उसने कहाँ रखी? बाजू में ही रख दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा घी की मट्टी वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, उसे थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी रखे हुई जाती दिखाई दी। उसमें क्या हुआ कि तुरंत उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके पास मटकी नहीं थी और थोड़ी दूर देखा, आजू बाजू देखा, थोड़ी दूर देखा तो एक स्त्री वो मटकी को लेकर जा रही थी। वह उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंची राधा ने जब अपनी मटकी पहचान ली, तुरंत अपनी मटकी थी तो उसने तुरंत पहचान ली कि तो मेरी मटकी है। जब राधा ने उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगी तो वह बोली, ये मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? तुरंत दूसरी औरत ने क्या कहा कि ये मटकी मेरी है, मैं तुझे नहीं दूंगी। राधा ने बहुत विनती की पर उस औरत पर कुछ असर न हुआ। उसने राधा की एक न सुनी। राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए। लोगों ने जब पूछा तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पाए कि वास्तव में मटकी किसकी, इसलिए वे उन दोनों को हाकिम की कचहरी में ले गए। अभी क्या हुआ कि राधा कितनी मन्नतें करने लगी, लेकिन उस औरत ने उसको मटकी दी नहीं। उसने कितना कहा, उसने बहुत सारा शोर मचाया कि मटकी मेरी ही, लेकिन उसने वो मटकी उसको दी नहीं। लेकिन राधा ने जब शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, लेकिन दोनों ने बोला कि मटकी मेरी है। लेकिन बाद में उन लोगों के सोचा कि कोई और सच बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने हाकिम की कचहरी में उनको भेजा गया। राधा ने हाकिम से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है, अब यह मुझे वापस नहीं लौटा देगी, कृपा इससे मुझे मेरी मटकी दिला दे। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। क्या बोला उसने कि ये मटकी मेरी है और ये बेचकर मुझे घर का सामान भी खरीदना है, तो कृपा मुझे मटकी वापस दिलवा दीजिए। तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हाकिम ने पूछा। मेरे पास एक बकरी है, उसी के दूध से मैंने यह घी निकाला है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। क्या कहा कि हाकिम ने उसके तुरंत पूछा कि ये मटकी तेरी है और उसमें रखा घी भी तेरा है, तो उसने तूने घी बनाया कैसे? तो बाद में राधा ने पूरी बात बताई। हाकिम ने उस औरत से पूछा तो वो बोली, हुजूर, मेरा नाम माला है, मैं एक पास वाले गांव में रहती हूँ। मैंने पिछले माह की एक भैंस खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी भैंस के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए, एक बकरी इतना दूध नहीं देती जिससे एक मटकी घी जमा हो सके। तुरंत वो दूसरी स्त्री ने क्या कह दिया कि मेरा नाम माला है, मैं पास के गांव में रहती हूँ, मेरे घर पे एक भैंस है जो दूध इतना देती है और वो दूध में से मैंने घी बनाया है। और वो हाकिम को बोलती है कि हजूर, आप सोचिए कि बकरी इतना सारा दूध देती है, इतना सारा घी बने या भैंस देती है? दोनों की बातें सुनकर हाकिम भी दुविधा में पड़ गया। वो भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। अभी हाकिम भी निर्णय नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोनों की बात सही थी। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। उसने उन दोनों से कहा, वर्षा के पानी से कचहरी के सामने जो कीचड़ जमा हो गया है उसमें मेरे बेटे का एक जूता लग गया है। तुम दोनों पहले वो जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूंगी। क्या कहा कि बारिश की मौसम है और वह जो कीचड़ है वहां पे मेरे लड़के का कादों में से कीचड़ वाला जूता हो गया है, तो वो जूता बाहर निकाल के लेके आओ, बाद में मैं तुझे वापस दूंगा। राधा और माला कीचड़ में से जूता ढूंढने लगी। वे बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। क्या हुआ, अभी दोनों गए जूता ढूंढने के लिए, तो दोनों कीचड़ में जूता ढूंढने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगे, लेकिन उन दोनों को जूता मिला नहीं, परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। तब हाकिम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों के हाथ पांव कीचड़ से गंदे हो गए थे। हाकिम ने चपरासी से उन्हें एक एक लोटा पानी देने को कहा ताकि वे हाथ पांव धोकर कचहरी में
हाजिर हो सके। उन्होंने क्या कहा दोनों ने कि उनको जूता नहीं मिला, तो वो दोनों वापस आ गए। तो तुरंत राजा ने हाकिम ने बोला कि दरबारी को बोला कि जाकर उन दोनों को एक लोटे का पानी दो और दोनों हाथ धो पाँव धो के कचहरी में वापस आ सके। दोनों को एक एक लोटा पानी दे दिया गया। राजा ने तो उस एक लोटा पानी से ही अपने हाथ पाँव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, लेकिन माला एक लोटा पानी से एक हाथ भी नहीं धो पाई। वह बोली, इतने पानी से क्या होता है, मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पाँव धो सकूं। माला ने क्या कहा कि उन्हें तो एक लोटे पानी में आधा हाथ धोया हुआ था, अभी दूसरा हाथ पैर सब कुछ बाकी था। तो उसने तुरंत बोला कि एक लोटे से पानी से मेरा हाथ नहीं धो पाएगा, मुझे तो एक पूरी बाल्टी चाहिए थी। हाकिम के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पाँव धोने के बाद जब राधा और माला कचहरी में पहुंची तो हाकिम ने फैसला सुनाया, घी की यह मटकी राधा की है, माला जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है। क्या बोला तुरंत? उनको समझ में आ गया कि दोनों में से मटकी किसकी है, घी की राधा की है, क्योंकि उसने एक लोटे पानी में से अपने हाथ भी धोए थे, पाँव भी धोए थे, फिर भी पानी बचा के रखा था। तो अगर एक लोटे पानी में से आप इतना बचा के रखते हो तो बकरी के थोड़े दूध में से आप थोड़ा दूध निकाल के भी उसका घी बना सकते हो। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देख लिया था कि राधा ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पाँव धो लिए थे। माला में संयम नाम मात्र को भी नहीं था, वो भला घी कैसे इकट्ठा कर सकती थी। राधा संयमी होने के साथ साथ ईमानदार भी थी, इसलिए उसकी विजय हुई। क्या हुआ? तुरंत वो सच बोल रही थी, उसने सच में मेहनत की थी। अगर वो चाहती तो पूरे ले लेते, संयम से उसने काम लिया कि कुछ भी थोड़ा होता है तो थोड़े में से भी हम सब कुछ बचा, कुछ भी थोड़ा सा बचा सकते हैं और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमेशा हमको याद रखना है कि जिस तरह से राधा होशियार तो थी लेकिन समझदार और संयमी भी थी, जो अपने काम के बारे में वो संयम रखती थी और अच्छी तरह से अपना काम संयम से करती थी और समझदारी से उसको पूर्ण भी करती थी। तो इस पाठ में से हमको क्या सीखना मिलता है कि हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा संयम रखना चाहिए। अगर और जो भी मुसीबत आती है तो वो मुसीबत का सामना भी हमको संयम से और धीरज से करना चाहिए। अभी इसके जो शब्द आते हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। इसके बाद जो बोलकर वाले क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और बाकी सारे जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है और CW की एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। अभी मैं शब्दार्थ लिख रही हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ रही हूँ, आप देख लेना। शीतल, ठंडी, एकत्र, इकट्ठा, वास्तव, सच, हाकिम, न्यायाधीश, जज, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय, दुविधा, उलझन, हाथ पांव मारती रही, कोशिश करती रही, जबरन, जबरदस्ती, संयम, सब्र, धीरज। अब ये शब्दार्थ आपको हिंदी की नोट में आज की डेट डाल के लिखने हैं। शब्दार्थ शीतल, ठंडी, एकत्र, इकट्ठा, वास्तव, सच, हाकिम, न्यायाधीश, दूसरा है जज, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय, दुविधा, उलझन, हाथ पांव मारते रहिए, हाथ पांव मारती रही, कोशिश करती रही, कोशिश करती रही,
फिर से बता रही हूँ, आज की डेट डाल के पूरे शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में अक्षर अक्षर से लिखने हैं। फिर से बता रही हूँ कि जीवन में जो भी मुसीबत आती है उसका सामना अच्छी तरह से संयम से करना चाहिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।